हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3, यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, क्योंकि देखो हम कहानी के वे में कर रहे हैं चैप्टर को, और कहानी का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देख रखा होगा तो थर्ड पार्ट तो समझने में दिक्कत आएगी। और देख भी लिया है तो एक बार दोबारा जाकर देख कर आ जाना, 2x करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप चीजों को अच्छे से कोरिलेट कर पाओ। ओके, चलो जी अपना चैप्टर शुरू करते हैं, पार्ट 3 शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके किसी फ्रेंड का हिंदी मीडियम है या एसएसटी हिंदी में है, तो सेम चैप्टर मैंने हिंदी के नोट्स के साथ भी समझा रखा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, तो चाहो तो आप उनको शेयर कर सकते हो वो वाली वीडियो। ओके, चलो चैप्टर शुरू करते हैं। बट उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर जो नोट्स हैं आपके जिससे आप पढ़ा रहे हो वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, क्या आपका कोई पैकेज वगैरह है, कोई पेड नोट्स है? द आंसर इज नो। मेन पॉइंट स्टडी पर जब तक आपको मेरा चेहरा दिख रहा है ना, भरत का चेहरा दिख रहा है, यहाँ पर सब कुछ फ्री है। ओके, तो अच्छा फ्री मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मटेरियल ऐसे ही कि सर फ्री का मटेरियल तो ऐसे ही होगा। मैं आपको 100% लिख कर दे सकता हूँ। ये मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, जो फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप कंपेयर करके देख लेना किसी भी और दूसरे पैकेज से जिसमें वो आपसे पैसे लेके आपको नोट्स दे रहे हो ना, तब भी उससे कंपेयर कर लेना, उससे क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही मिलेगी। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब आप ये मत समझना कि आप बोल रहे हो कि सर कि आप बेस्ट हो और कोई, देखो मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि हर टीचर बेस्ट होता है। ठीक है, पहली बात तो आप ये मत सोचो कि मैं बोल रहा हूँ तो कि किसी दूसरे के नोट्स खराब, ऐसा नहीं है, हर टीचर बेस्ट होता है। ओके, बट मैं वो बोल रहा हूँ जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि देखो पैसे लगाने से अच्छा है पहले आप देख लो। अगर आपके किसी फ्रेंड ने किसी का ले रखे हैं नोट्स पैसे दे के, या फ्री में भी ले रखे हैं, तो एक बार कंपेयर करके देख लेना, जिससे आपको लगे कि हाँ ठीक है, सारे टॉपिक है इसमें, हर चीज़ समझा रखी है, मेरे को समझ आ रहा है। और सिर्फ ऐसे नहीं, नोट्स दे दिए, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है आपको साथ में, तो वो नोट्स ज़्यादा प्रेफर करे करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपको नोट्स ले रहे हैं आपके, तो हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अलग अलग मतलब ऑप्शन दे रखे हैं, पेमेंट के ऑप्शन वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वैसे मेरे को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली। बट आप अगर नहीं भी कर सकते ना फाइनेंशियली सपोर्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे नंबर लेकर आओ। ठीक है, जब आप अच्छे नंबर लेकर आओगे तो एक स्क्रीनशॉट सेंड कर देना कि सर ये मेरे मार्क्स आए हैं, और इसमें ½ % कंट्रीब्यूशन आपका है, बहुत होगा मेरे लिए, समझ रहे हो। और आप फिर भी सपोर्ट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट पे जब आप नोट्स डाउनलोड करने के लिए जाओगे ना, तो वहां पर ऐड दे रखी होगी, क्लिक करके 10 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मेन पॉइंट स्टडी बनाया है इसलिए ताकि आपका फायदा हो। और ये साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, कुछ छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं, तो मैं यहीं पर देता हूँ, क्योंकि मैं अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाता है। तो मेन पॉइंट स्टडी 10 लिखना है, 9500 से ज़्यादा बच्चे हैं, आप भी ऐड हो जाना। ओके, चलो। और साथ में हमारे अलग अलग चैनल है, भरत कुमार फोरवाल है मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। ठीक है, वीडियो वगैरह डालता हूँ मैं, कभी अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ या अलग अलग जगहों पर जाता हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बट ये वाला जो चैनल है ना, मेन पॉइंट टेक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूँ 23-24 वीडियो डाल रखी है इस पर, बट सब्सक्राइबर काउंट की बात करें तो 10,800 है, उससे भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। जब मैं 9th-10th में था तो मेरे को है ना पेरेंट्स से पैसे मांगने में बहुत हेजिटेशन होती थी। ऐसा नहीं है, बल्कि सैंपल पेपर तक के पैसे मांगने में मेरे को बहुत हेजिटेशन होती थी। ऐसा नहीं कि मैं मांगू और मेरे को ना मिले, ऐसा नहीं होता था, बट मतलब होता है ना कि अच्छा नहीं लगता था, वो वाला सीन था मेरे साथ। मैंने आज तक कभी भी सैंपल पेपर जो भी यूज़ करा है, मैंने अपने पैसों से कभी नहीं खरीदा। मेरे को मेरे टीचर ही देते थे, क्योंकि बहुत सारे प्रमोट करने के लिए आते थे ना स्कूल में, सैंपल पेपर वाली कंपनी आती थी, तो मेरे को कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। मैं टीचर से मांगता था कि मैम मेरे को एक दिन के लिए दिखा दो आप, मैं रीड करके आपको दे दूंगा, तो मैम कहती थी रख ले तू। टीचर जो होते थे, तो ऐसी कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। बट ऐसी आपके साथ ना आए, क्योंकि अब तो स्कूल बंद है ना, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। देखो, सब्सक्राइब करो ना करो इस चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ये जो चैनल है ना, उस पर जो 23 वीडियो डाल रखी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डाल रखी है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डाल रखी है। कोई अर्निंग वगैरह का कोई सीन नहीं है उस पर। वो चैनल पता नहीं मोनेटाइज हुआ भी है नहीं हुआ, मैंने देखा भी नहीं उसको। ठीक है, तो उस चैनल को जाकर जो भी वीडियो दे रखी है उसका फायदा उठाना, बस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है। वैसे तो मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ, 4-5 वीडियो है, बट अपने स्टूडेंट के साथ खेलते हुए डाली है, मन करे तो देख लेना, चाहो तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको भी खेलना हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी फ्री फायर की आईडी का लिंक मिल जाएगा, मतलब आईडी मिल जाएगी, तो आप खेल सकते हो। बाकी ये यूनिक वर्ल्ड का चैनल है, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलो जी। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, बट ज़्यादा रिवाइज नहीं करवाऊंगा। आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखा हुआ हो। ठीक है, चलो। लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि अमेरिका जो था उस पर बहुत ईजिली कंट्रोल कर लिया था पोर्चुगीज ने और हमारी स्पेनिश ने। क्यों?
क्योंकि स्मॉल फॉक्स फैल गया था अमेरिका के अंदर, है ना, याद है ना आपको? ओके। और दूसरा एक और हुआ था अफ्रीका के अंदर भी, सेम सीन हुआ था ऑलमोस्ट, बट वहां पर लोगों पे बीमारी का फायदा असर नहीं पड़ा था, जानवरों पे पड़ा था। कैटल प्लेग याद है ना, रिंडरपेस्ट, हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो अब उसके बाद हमने एक और टॉपिक देखा था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, कि बहुत सारे जो मीट है वो जाता था हमारे कहाँ पर, अमेरिका से यूरोप जाता था, बट वो जिंदा जाता था, जानवरों को जिंदा ले जाया जाता था। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम थी, खराब हो जाता था, वेट लॉस हो जाता था, ज्यादा स्पेस घेरता था। तो एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसका नाम था रेफ्रिजरेटर शिप। उसमें क्या था कि अब क्या था कि पहले जहां से जानवर जा रहे हैं, अमेरिका से जा रहे हैं, यहीं पर उनको स्लॉटर करके उनको काट दिया जाता था। इससे मीट का मतलब खराब होने का, क्योंकि रेफ्रिजरेटर फ्रिज थे अब, तो उसको मीट को पहले तो ज़्यादा स्पेस नहीं रहता था, एक के ऊपर एक रख देते थे। दूसरी बात ये है कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई बीमारी वगैरह का वो नहीं रहता था, वेट नहीं घटता था उसको, क्योंकि कटा हुआ भेज रहे हो आप, क्या वेट घटेगा उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती थी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में, है ना। तो मतलब टेक्नोलॉजी के आने की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है ये बता रखा है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं इंडेंजर्ड लेबर के बारे में। इसके बारे में मैंने लास्ट पार्ट में आपको पहले थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया था। इंडेंजर्ड लेबर होते क्या है पहले वो समझ लो आप। इंडेंजर्ड लेबर वो होते हैं जिनके पास काम नहीं होता, जो काम की तलाश में दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं काम करने के लिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट के उस पे जाते हैं, बेस पे जाते हैं, है ना। और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो होता था 5 साल का होता था। तो इस वाले टॉपिक के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर से भी, देखो टॉपिक का नाम है इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम द इंडिया, यानी बहुत सारे इंडिया से भी हमारे इंडेंजर्ड लेबर गए थे दूसरी कंट्री में काम करने के लिए। ज्यादातर हमारे इंडिया के लोग पता है काम करने के लिए कहाँ पर गए थे? वो गए थे कैरिबियन आइलैंड में, जिसको आप वेस्ट इंडीज भी कहते हो। आपको शायद आई होप ये बात आपको पता हो। जिन बच्चों को पता है जी बहुत ही बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं पता सुन लो, कोई बात नहीं। एक्चुअल में वेस्ट इंडीज किसी कंट्री का नाम नहीं है। जो क्रिकेट टीम होती है ना, आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम, एक्चुअल में वेस्ट इंडीज किसी कंट्री का नाम है ही नहीं। वो तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। बहुत सारे कंट्री जो आइलैंड है वहां पर कैरिबियन में, जैसे कि जमेका हो गया, है ना, अपना त्रिनिदाद हो गया गुयाना हो गया, ऐसी बहुत सारे वहां पर आइलैंड वगैरह हैं। तो उन्हीं के ग्रुप को हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो वहां पर गए थे हमारे बहुत सारे इंडियन, है ना। साथ में बहुत सारे जो इंडियन थे वो मॉरिशस भी गए थे, फिजी में भी गए थे काम करने के लिए, है ना। कुछ जो थे वो सिलोन भी गए थे। सिलोन आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना सिलोन किस कंट्री का नाम है। चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग याद होना चाहिए आपको, आई होप याद हो आपको। और साथ में बहुत सारे लोगों को असम के अंदर, है ना, मतलब यूपी बिहार से बहुत सारे लोगों को असम के अंदर भी भेजा गया था। टी प्लांटेशन कर रहे थे ना अंग्रेज, तो वो सारी की सारी चीजें। तो इस टॉपिक के अंदर यही लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो सबसे पहला, मैं ऑब्वियस सी बात है ये टॉपिक मैं पहले समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद तो सिर्फ रीड ही करने। क्वेश्चन ये आता है कि सर क्यों काम करने के लिए उधर क्यों जा रहे थे, इंडिया में काम नहीं था क्या? देखो बात क्या थी, इंडिया में उस टाइम है ना ज्यादातर लोग कॉटेज इंडस्ट्री कर रहे थे। कॉटेज इंडस्ट्री घरों पे ही काम किया करते थे, बट उसकी ना कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही थी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि फैक्ट्री बन रही थी, तो घाटा हो रहा था उससे, है ना। कॉटेज इंडस्ट्री इतना फल फूल नहीं पा रही थी, तो उनका काम छिन रहा था एक तरह से। और दूसरा है कि जो लोग फार्मिंग करते थे, जो बहुत स्मॉल फार्मर थे, उन पे ना टैक्स बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे, है ना। वो बिल्कुल ब्रिटिश के ओके, मतलब ब्रिटिश का जो वो कर रही थी ब्रिटिश, उसके बिल्कुल ही से उनका नुकसान हो रहा था, है ना। इतना कहाँ वो डेट पे कर पा रहे थे, डेट का मतलब होता है इतना जो लोन उन पे चढ़ गया था ब्रिटिशरों का टैक्स की वजह से, वो चुका नहीं पा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हमारे इंडियन के साथ। तो इसलिए उन्होंने सोचा यहाँ से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि अंग्रेज हमारा बिल्कुल जीना हराम कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में काम करेंगे, वहां से जाकर काम करके पैसे कमा के आएंगे। ओके चलो। और बेसिकली मैं आपको बता ही चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है ना 5 साल का होता था। ओके, सबसे पहले तो हम यार इंडेंजर्ड लेबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बाउंडेड लेबर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू अ न्यू कंट्री और अ होम। मतलब वही न्यू कंट्री बन जाता था, न्यू कंट्री है ना उनका होम जैसा ही बन जाता था उनका। एक और बात मैं आपको बता दूं, क्या मतलब हमारे उनको कोई ले जाता भी था, या हमारे इंडियन जो थे वो खुद शिप में बैठ कर दूसरी कंट्री में जाते थे? ऐसा नहीं होता था। बात क्या है, जैसे कैरेबियन आइलैंड में ना बहुत सारे फार्म होते थे, या बहुत सारे आप कह सकते हो फैक्ट्री वगैरह होती थी, तो उसमें काम के लिए लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो वहां पर वो जो मालिक होता था ना, वो एक एजेंट को हायर करता था, और वो बोलता था कि बात ऐसी है, आपको ये जो हमारी एशिया वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन वगैरह को, है ना, और इस वाले एरिया के लोगों को ही ले जाया जाता था, और अफ्रीका वगैरह के लोगों को काम करने के लिए कैरिबियन में, क्योंकि कम पे करना पड़ता था इनको, ठीक है। तो वो एजेंट क्या करता था, वो लेकर आता था। यहाँ देखो एजेंट बहुत झूठ बोलता था, हमारे इंडियन को भी बहुत झूठ बोलता था कि जी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी, पैसे इतने मिलेंगे आपको, है ना। और मतलब इतनी चीजें छुपाता था, कभी कभार तो ये भी नहीं बताता था कि आपको पानी का रास्ता पार करना पड़ेगा, इतना झूठ बोलता था, है ना। क्योंकि उसको कमीशन मिलती थी। कभी कभार तो वो ऐसे भी करता था कि बहुत सारे लोगों को अबडक्ट कर लेता था जो पहले मना कर रहे थे।
पहले प्यार से मना रहा था, अगर वो नहीं मानते थे हमारे वर्कर, जब उनको थोड़ा सा लगता था यार ये झूठ बोल रहा है, तो मतलब थोड़ा हो जाता ना, हिंट हो जाता है, तो जब उनको लगता था यार ये झूठ बोल रहा है, तो इसके बाद वो क्या करते थे, वो थोड़ा सा मना कर देते थे, देखिए जी हम नहीं जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर जो भी रूखा सूखा है अपना वो खा लेंगे, हम नहीं जाना चाह रहे, है ना। तो अब हुआ क्या, वो एजेंट क्या था, अबडक्ट करवा लेता था, पकड़ के बंदों को भेजता था कि भैया घर से उठा लो इसे, तो घर से उठवा के भेज दिया जाता था कैरिबियन आइलैंड या मॉरिशस वगैरह जहाँ भी, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें होती थी। ओके जी, तो एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि 19 सेंचुरी, पहले तो ये थोड़ा सा वो लिखा हुआ है कि कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही थी हमारी, ओके, और लैंड रेवेन्यू बढ़ रहा था, ठीक है, क्रॉप फेलियर हो गया था, लोगों को बहुत पुअर लाइफ बितानी पड़ रही थी, है ना, और वो अपना रेंट तक पे नहीं कर पा रहे थे, और इसी की वजह से, डेट वगैरह की वजह से, वो फोर्स टू माइग्रेट दी सर्च ऑफ वर्क, मतलब फोर्स टू माइग्रेट, मजबूर हो गए थे बहुत ज्यादा काम करने के लिए, दूसरी कंट्री में जाने के लिए, ठीक है। चलो ओके जी, तो अब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से कि 19 सेंचुरी में हंड्रेड्स और थाउजेंड जो हमारे इंडियन थे और चाइनीज भी, ठीक है, उन लेबर को प्लांटेशन में काम करने के लिए, माइन में काम करने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए दूसरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड भेजा गया था, ठीक है। ज्यादातर वो लोग कौन थे अपने इंडिया के, ज्यादातर वो ईस्टर्न यूपी के थे अपने, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे, अपने सेंट्रल इंडिया वही मध्य प्रदेश वाला एरिया वगैरह, और भी झारखंड वगैरह और छत्तीसगढ़ वगैरह, और हमारे कुछ ड्राई डिस्ट्रिक्ट थे तमिलनाडु के, तो यहाँ से गए थे। ओके, चलो जी, ये बात हमें समझ आ गई। और इंडेंजर लेबर वर हायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें प्रॉमिस किया जाता था उनको, ना कॉन्ट्रैक्ट से हायर किया जाता था और प्रॉमिस किया जाता था जैसे ही आप काम अपना निपटा लोगे, 5 साल जैसे हो जाएंगे आपके, आपको आपके घर पे भेज दिया जाएगा, ये सीन था उस कॉन्ट्रैक्ट में, ये लिखा हुआ था, ठीक है। मैंने बताया ना मेनली 5 साल का होता था। एंड मेन डेस्टिनेशन क्या होती थी, या तो कैरिबियन आइलैंड होती थी, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, अमेरिका के पास है कैरिबियन आइलैंड, मैप में दिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। जैसे मेनली त्रिनिदाद होता था, गुयाना होता था, सूरीनाम होता था, ये कुछ जगह है कैरिबियन आइलैंड में, और साथ में अलग अलग कंट्री जैसे मॉरिशस और फिजी भी भेजा जाता था। ओके, और जो अपने तमिल है ना, ये तमिल है अपने यहाँ पर, तमिलनाडु है, तो तमिल के लोगों को भेजा जाता था सिलोन, चलो आई होप आपको याद हो, वैसे तो आपने कमेंट में लिख दिया हो, सिलोन को बोला जाता था उस टाइम, ये सिलोन का मतलब होता है तमिल, श्रीलंका, तो श्रीलंका भेजा जाता था अपने तमिलों को, ठीक है। और बहुत सारे अपने बिहार और यूपी के लोगों को कहाँ भेजा जाता था, असम के अंदर भी भेजा जाता था कुछ लोगों को, क्योंकि वहाँ प्लांटेशन थे, है ना, टी के बागान थे बहुत बड़े बड़े वहाँ पर काम करने के लिए। ओके, उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इनको रिक्रूट करने का काम जो था, वो एक एम्प्लॉयर जो था एक एजेंट को हायर करता था, जो एक स्मॉल कमीशन पे उसको रखते थे, ठीक है। और वो, और जो वर्कर हैं वो उनके झांसे में आ जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो भी एक अच्छा घर भी ढूंढ रहे थे अपना, ठीक है, पॉवर्टी से निकलना चाहते थे, है ना। तो यही लिखा हुआ, होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी वगैरह से निकलने के लिए वो चले जाते थे। एजेंट जो था वो बहुत झूठ बोलता था, है ना, माइग्रेट को, माइग्रेशन जो माइग्रेंट लेबर थे उनको एक तरह से रिझाने के लिए कि जी चलो आज स्वर्ग दिखाएंगे हम आपको, दूसरी कंट्री में स्वर्ग है, वहां पर काम करना आप आराम से, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता था, डेस्टिनेशन के बारे में, मोड ऑफ ट्रैवल के बारे में, नेचर ऑफ वर्क के बारे में, लिविंग कंडीशन के बारे में, वर्किंग कंडीशन के बारे में बहुत झूठ बोलता था, ठीक है। और कभी कभार तो मतलब फोर्स भी करता था, ठीक है, और बिल्कुल अबडक्ट कर लेता था, जो जो हमारे माइग्रेंट्स थे जो मना करते थे थोड़ा, उनको अबडक्ट भी कर लेता था, वो पकड़ के वही धरपकड़ कर लेता था, मैंने बोला ना आपको। चलो ओके, 19 सेंचुरी में ये जो हमारे इंडेंजर का सिस्टम था ना, ये इंडेंजर लेबर का सिस्टम था, इसको न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी बोले जाने लगा, ठीक है। बोला जाने लगा यार ये तो स्लेवरी वाला ही सिस्टम हो गया, एक्चुअल में था भी यही, बहुत बुरी हालत थी, स्लेव जैसी हालत थी। हमारे जो इंडिया के जो लोग गए थे ना कैरिबियन में, मॉरिशस में, स्लेव वाली हालत ही थी उनकी। ओके, और जब वो वहां पर पहुंचते थे प्लांटेशन में, हमारे लेबर वगैरह पहुंचते थे, तब उनको पता चलता था कि भैया जो बताया गया ना ये तो उससे बिल्कुल अलग है, हमको तो बोला गया था स्वर्ग, कि आप स्वर्ग में काम करोगे, तो हमें नर्क पे लेकर आ गए, मतलब ऐसा, ऐसी हालत थी, मतलब बहुत खराब कंडीशन थी, ठीक है। कुछ लोग तो देखते ही भाग गए, जंगलों की तरफ भाग गए, कैरिबियन आइलैंड में पहुंचे, कहते यहाँ काम करना पड़ेगा। उनको बहुत खराब लगा, 2-3 दिन तक काम भी करा होगा उन्होंने, बट उनको समझ नहीं आया कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, हमारे से होगा ही नहीं, बहुत खराब कंडीशन थी और बहुत बुरा बर्ताव होता था, इसलिए वो जंगलों की तरफ भागे। बट जब उनको पकड़ा जाता था बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट दी जाती थी, मारा वगैरह जाता था उनको, ठीक है। बट पता क्या, धीरे धीरे जब लोगों को समझ आया, जो हमारे वर्कर थे उनको समझ आया कि देखो रहना तो यहीं पर है ना, रहना तो हमको यहीं पर है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो है ना वहाँ के कल्चर के साथ मिल गए, ठीक है, अपने कल्चर को, अपने इंडियन देसी कल्चर को उन्होंने कैरिबियन कल्चर के साथ मिला दिया, ठीक है, क्योंकि अब शांति से रहना था। देखो यहाँ तो आप डेली रो सकते हो अपनी कंडीशन पे कि जी हाँ मैं आ गया, बहुत दूर हूँ, बहुत खराब कंडीशन है, या आप डेली एक खुशी का एक वो रास्ता ढूंढ सकते हो कि देखो रहना तो है, कुछ नहीं कर सकते, खुश रहो, है ना। तो अपने इंडियन ने, बहुत सारे लोगों ने खुश रहने का रास्ता अपनाया। ओके, ये आएगा दे लिखा हुआ है, ठीक है।
दे डेवलप न्यू फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन ब्लेंडिंग विद द डिफरेंट कल्चर फॉर्म्स एंड द ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, कल्चर फॉर्म दूसरे से मिल गए थे बेसिकली। और जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, त्रिनिदाद जो था हमारा, वहाँ पर है ना मुहर्रम का एक प्रोसेशन होता था। मुहर्रम एक तरह से एक फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल तो देखो नहीं, मतलब कोई शौक सभा होती है बेसिकली, है ना, मुस्लिम में होती है ना। तो अगर कोई बच्चा मुस्लिम हो और उसे बहुत पता हो मुहर्रम के बारे में, तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो, जिससे बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर करूँगा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उसमें ना एक बड़ा सा कार्निवल होता था, बहुत बड़ा मेला वगैरह लगता था, आप कह सकते हो। ठीक है, और उसमें हर धर्म के लोग आते थे, क्योंकि अपने इंडिया से तो मुस्लिम भी गए थे बट हिंदू भी तो गए थे। तो सारे लोग एक तरह से मिलजुल के फेस्टिवल को अटेंड करते थे, और उसका नाम है ना होसे पड़ा। होसे क्यों बोला जाता था? ये अपने इमाम हुसैन के नाम पे। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और उसके बाद कुछ लोगों ने, मैं आपको बताऊं, वो सारे रेस के लोग थे जिन्होंने ज्वाइन करा था। ये वो बात लिखी हुई है कि वो जो हमारा ये इमाम हुसैन का जो होसे वाला फेस्टिवल होता था, उसको सारे लोग ज्वाइन करते थे। और एक प्रोटेस्ट था, रिलीजन प्रोटेस्ट, जिसका नाम था रास्ताफारियनिज्म। अच्छा, ये वर्ड आपने शायद ना सुना हो, बट मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। रफ्तार आपने सुना होगा। रफ्तार का मतलब स्पीड की बात नहीं कर रहा, शायद लड़कों को पता होगा ये बात। लड़कियों को थोड़ा सा कम जो है वो रैप वगैरह ऐसा कुछ इंटरेस्ट होता है, थोड़ा सा कम होता है। ऐसा नहीं, मैं मतलब स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, बहुत सारी लड़कियों को इंटरेस्ट भी होगा, बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट होगा, बट जितना मैंने देखा नहीं होता। तो अब क्या है कि एक रफ्तार नहीं, एक आपको पता है उनका एक यूट्यूब भी चैनल है रफ्तार कलमकार के नाम से। तो उसमें एक रैपर है जिनका नाम है जी कर्मा। ठीक है, उन्होंने ईपीआर के साथ मिलके एक गाना बनाया था जिसका नाम था रास्ताफारिया। बेसिकली ये पता है क्या है, ये एक न्यू रिलीजन था जिसको बॉब मार्ले ने, एक पर्सन है, देखो नाम भी लिखा हुआ है इनका अपनी तरफ से। मैं, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि सर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हो, अरे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाता, जो है वही है। और थोड़ा एक्स्ट्रा सिर्फ इसलिए पढ़ा देता हूँ क्योंकि वो आपके एक्चुअल में काम ही आएगा। आप आगे जाके चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसी चीजें काम आएगी। तो उसमें क्या बोला जाता था, ये रिलीजन एंटी रिलीजन था। ये जो हमारा रास्ताफारिनिज्म का एक एक प्रोटेस्ट चल रहा था, वो एंटी रिलीजन था। वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, वो कल्चर को मानते थे, जमीन को मानते थे। ऑल दो अल्टीमेटली अब देखो तो हम भी यही करते हैं, अपनी जमीन को ही अपनी माता मानते हैं। ठीक है, बट ये इनका कहना थोड़ा सा अलग था। ये कहते नहीं जी, भगवान नहीं होते, आप कल्चर को मानो, जमीन को मानो, जमीन से प्यार करो, है ना। ठीक है, और इसको प्रमोट करने वाले बॉब मार्ले थे। आपने इनका पता नहीं नाम तो नहीं सुना होगा, बट अगर इनकी पिक्चर है दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपने कहोगे कि हाँ सर, देखे देखे से तो लग रहे हैं। आप कभी सर्च करना, अभी सर्च करके सबसे पहले देखना कि हाँ सर, इसको कभी देखा देखा तो लग रहा है। अगर आपने देखा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, is said to be reflect the social and the cultural link, ठीक है, with the western migrants to the Caribbean। उसके बाद थोड़ा सा लिंक भी हो गए थे इंडियन कल्चर, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था। और ये हमें कैसे पता चलता है कि जी हम मिल गए थे, ब्लेंड हो गए थे उनके साथ? तो उसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज चटनी म्यूजिक। खाने वाली नहीं, एक चटनी म्यूजिक है ये। एक नई तरह का म्यूजिक था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था त्रिनिदाद में और अपना गुयाना में। ठीक है, ये इसमें क्या था, ये बेसिकली ये टाइप का म्यूजिक पता है कब आया था? जब अपने देसी लोग, इंडियन लोग जब है वहां पर गए थे। ठीक है, तभी जाकर ये टाइप का म्यूजिक आया। इसका मतलब क्या है, ये पोस्ट इंडेंजर एक्सपीरियंस के बाद ये टाइप का म्यूजिक आया, जब हमारा इंडियन कल्चर भी के साथ मिल गया था। ठीक है, ओके। बहुत सारे इंडेंजर लेबर जो थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी उस कैरिबियन आइलैंड में ही रहने का सोचा, क्योंकि देखो एक थोड़ा सा कनेक्शन बैठ जाता है ना, तो सब सही हो जाता है। तो हो गए, बहुत सारे लोग रिटर्न भी हुए, घर पे आए वापस, बट दोबारा से कुछ टाइम घर पे बिताया, फिर दोबारा से वहीं पर काम करने के लिए चल गए। और इसीलिए आज भी बहुत बड़े नंबर में हमें कैरिबियन के अंदर, कैरिबियन आइलैंड के अपने अंदर अपने देसी लोग देखने के लिए मिलते हैं, इंडियन लोग देखने के लिए मिलते हैं, जिनके नाम हिंदू नाम है, या आपको मुस्लिम नाम भी मिलेंगे, और उनका लिंक कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन से होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहे हैं। अब पहली बात तो शक्लों से ही देसी लग रहे हैं ये अपने, है ना। इनका नाम है जी वी एस पॉल। ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, वी एस पॉल, वी एस नायपॉल, आई एम रियली सॉरी, वी एस नायपॉल। दूसरे हैं शिव नारायण अपने चंद्रपॉल, और हैं राम नरेश सरवन। ठीक है, चलो इनके बारे में मैं अगर बताऊं तो ये बहुत फेमस राइटर कह सकते हो आप, पोएट वगैरह भी हैं ये। ये क्या है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, मैं आपको बता दूं। अब आप किस साल में मिला हुआ वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा कल्चर के बारे में बताते थे कि कैरिबियन आइलैंड में अपने जीवन के बारे में, और बाकी जो हमारे माइग्रेंट्स थे उनके जीवन के बारे में बताते थे। अच्छा, ये आए कैसे थे पता ही है ना आपको? बहुत सारे कैरिबियन के लोग वहीं पर रहने लग गए, फिर उन्होंने अपने बच्चे हुए उनके, है ना, तो ये सारे के सारे तब जाके ये हुए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इनके पूर्वज जो थे वो बेसिकली इंडिया से ही लेना देना उनका। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। बट आपको एक और चीज, अच्छा ये दोनों कौन है, ये बेसिकली जो हमारे हमारे वेस्ट इंडीज है ना, उनकी टीम के ही
प्लेयर है ये, है ना। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ लोगों को साउथ अफ्रीका भी भेजा गया था, तो साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे, जैसे आज ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, ठीक है, आर्टिकल में देखा था कि एक पर्सन है साउथ अफ्रीका की टीम में, आई एम रियली सॉरी मेरे को उनका नाम नहीं पता, क्योंकि मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट भी नहीं है थोड़ा सा, है ना। तो मेरे को धोनी पता है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर पता है, विराट कोहली पता है, और भी बुमराह वगैरह और दो तीन और पता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो हमारे साउथ अफ्रीका में एक प्लेयर हैं, तो उनका हिंदू नेम है ना। तो कैसा हुआ हिंदू नेम, क्योंकि उनके भी एक तरह से आप कह सकते हो कि पेरेंट्स वगैरह गए थे काम करने के लिए, सारी की सारी चीज़ें। तो ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, मेरे को नहीं पता कि आज भी खेलते नहीं खेलते, बस ये भी फेमस माने जाते हैं, ठीक है। एंड अच्छी बात है, अब तो भारत तो है ही उनका देश, है ना, बट अब वो जो है वो वेस्ट इंडीज में है, तो आई होप वो अपने देश का नाम बहुत आगे रोशन कर रहे हो, जैसे हम अपने देश ही कर रहे हैं। ओके चलो, तो अब मैं आपको बताऊं स्लेवरी के सिस्टम के बारे में, एक और चीज़ बताता हूं मैं आपको कि स्लेवरी का धीरे धीरे लोगों को समझ आने लग गया, स्लेवरी नहीं सॉरी इंडेंजर लेबर, कि जो इंडेंजर लेबर को इमिग्रेशन करके वहां पर ले जाया जाता है, उनकी हालत बहुत खराब है, उनको स्लेव से भी गंदा ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए हमारे इंडियन के मतलब बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ जो है वो मूवमेंट वगैरह करे, कहते हैं कि बंद करो यार, ये बहुत गलत बात है, स्लेव ही बना के रखा हुआ है। तो इसलिए 1921 में इसको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है जी, सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया स्लेवरी वाला सिस्टम। ओके अच्छा एक बात मैं आपको और बता देता हूँ जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। हमारे वीएस नायपॉल ने हमको ये भी बताया है कि कहीं ना कहीं हमारे जो लोग इंडिया से गए हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है, ठीक है। देखो ऑल दो डिस्क्रिमिनेशन है ना, एक ऐसी चीज होती है जो आपको हमेशा हर जगह मिलेगी, भारत में थोड़ी कम है, बट देखो जैसे कि भारत में कलर के नाम पे लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा देते हैं, दोस्तों में भी ऐसे नहीं, रोड पे चलते आप किसी को भी कुछ भी बोल दो, दोस्तों में थोड़ा बहुत कलर को लेके ऐसे मजाक बना देते हैं, जो कि वो भी सही नहीं है, गलत है, ठीक है, बट दोस्त तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, समझ रहे हो। तो अब देखो हुआ क्या कि जैसे अमेरिका में देखो आप कि कलर के नाम पे इतना मतलब इतनी हेट के बंदे को जान से मार दो, मतलब ये मैं बता रहा हूँ बहुत पीक पे चलाया जाता है अमेरिका में, जो है वो कलर को लेकर जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर व्हाइट और ब्लैक लोग साथ में रहते हैं, देखो हम तो काले भी, हम तो गोरे भी है, हम तो ब्राउन भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रंग के कलर के, मतलब फेस के कलर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, और इतना तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि जी ये काला है तो इसको जान से मार दूं, ये गोरा है तो इसको जान से मार दूं, इतना तो नहीं है ना। बट हर कंट्री में थोड़ा अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वैसे अपने इंडियन को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी वहां पर, क्योंकि देखो नए लोग जाते हैं तो कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उसको ये समझते हैं कि यार ये तो डाइवर्सिटी है, हमारे देश में आए हैं तो मिलेंगे हमारे साथ, कुछ लोग इसको होते हैं ना जो कहते हैं नहीं अलग है हमारे से, इसको अलग रखो, ये गंदे हैं, ये है वो है। तो इसीलिए ही मैं आपको बताऊं बहुत सारे इंडियन को कुलीज भी कहा जाता था, ठीक है, जब वो वहां पर गए थे, और लिटरली कुली का मतलब व्यवहार भी उनके साथ कुली जैसा ही किया जाता था। ओके ये बताने का मोटिव, देखो ये बताने का मोटिव आपको ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन मत करो किसी के साथ भी, किसी के भी साथ, चाहे वो देखो पर्सन को है ना, कभी भी अगर आपको पहचानना है तो उससे बात करके उससे पहचानो, ठीक है, उसके बिहेवियर से उससे हेट करो, ठीक है, ना कि बाकी चीजों से, ठीक है। चलो ओके अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड। ओके जी, अब आपको पता ये तो चल चुका है कि अपने बहुत सारे जो लोग थे, जो गरीब थे, जो काम की तलाश में हमारे दूसरी दूसरी कंट्री के अंदर गए थे, जिनको इंडेंजर लेबर कहा जाता है। अमीर लोग भी थे, अमीर लोग भी दूसरी कंट्री के अंदर गए थे, बट वो अपना व्यापार फैलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए गए थे अच्छा खासा, ठीक है। जबकि गरीब लोग जो है अपनी अपने जीवन चलाने के लिए गए थे, बट अमीर लोग पैसा कमाने के लिए गए थे। अब सुनो, जैसे एक शिकारपुरी हमारी शॉप है, एक पर्सन का नाम है, और नट्टू कुट्टई है, ये बेसिकली दो बड़े बड़े बिजनेसमैन और ट्रेडर है, ऐसे बहुत से थे बट इनमें दो का नाम लिखा है, थोड़े ज्यादा महंगी बातचीत इनकी। तो ये क्या करते थे, उन एग्रीकल्चरों को सपोर्ट करते थे, पैसे वगैरह देते थे, फाइनेंस करते थे, जो अपनी चीजें दूसरी कंट्री में भेजता है, ठीक है। समझ नहीं आया, समझ सुनो, जैसे मान लो मेरा खेत है, मैं यहाँ पर खेती करके दूसरी कंट्री में कोई चीज भेज रहा हूँ, है ना। तो ये हमारे जो शिकारपुरी श्रॉफ हैं और ये जो नट्टू कट्टई है, ये मेरे को कहेंगे कि जी मैं पैसे कर दूं, मैं आपकी फसलें वगैरह के लिए पैसे दे दूं, पैसे की जरूरत हो तो आपको, तो ऐसा कर दे, क्योंकि बाहर जाते कोई चीज़ तो ज़्यादा प्रॉफिट पे, बिजनेसमैन का काम ही होता है प्रॉफिट माइंडेड, पैसा कमाना काम होता है उनका, तो वो इसलिए सपोर्ट वगैरह करते थे, है ना। ओके जी, ये बात हमको पता चल गई। और सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये थे हमारे, ठीक है। और देखो अब इनके पास पैसे कहाँ से आते थे, या तो वो पहले से उनके पास पैसे हुआ करते थे, या वो यूरोपियन बैंक वगैरह से लोन लेते थे। अब आप क्या है कि यार ये
क्या बोल रहे हो सर आप? मतलब यूरोपियन बैंक से वो लोन लेते थे और फिर वो दूसरों को लोन पे दे देते, ये क्या सिस्टम है? अरे सिंपल सीधी बात है यार, यूरोपियन बैंक से 1000 रुपए लिए, बैंक को कहा जी 1 रुपया मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, और फिर वही 1000 रुपए किसी और को दे दिए और बोला कि तू मेरे को 1110 रुपए दियो, और वो बाकी पैसे ले लेता है, और वो इतना सारा उसके पास जो इंटरेस्ट है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे कमाते हैं ये पैसे। ओके, चलो जी। और इंडियन ट्रेडर एंड द मनी लेंडर ऑल्सो फॉलो यूरोपियन कॉलोनाइजर इनटू द अफ्रीका। बहुत सारे जो यूरोपियन लोग थे, जो यूरोपियन कॉलोनाइजर थे, जिन्होंने इंडिया को कंट्रोल करके रखा हुआ था और बाकी कंट्री को कंट्रोल करके रखा हुआ था, वो अफ्रीका के अंदर भी ट्रेड वगैरह और ये सारी की सारी चीजें करने के लिए गए थे, है ना, फाइनेंस वगैरह करने के लिए गए थे। उनके पीछे पीछे अपने इंडियन भी चले गए। ठीक है, अब और इंडियन तो देखो, इंडिया का ये होता है कि इनको किसी से कोई तकलीफ नहीं होती, हमारे लोगों को किसी से कोई तकलीफ नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती, वरना इसे बहुत अच्छे से घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश बहुत अच्छी करते हैं दूसरों से घुलने मिलने की, है ना, अपनी बात को समझाने की, रखने की। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे हैदराबादी सिंधी थे, वो ट्रेडर थे, वो तो यूरोपियन कॉलोनाइजर से भी आगे निकल गए थे। ठीक है, मतलब उन्होंने, यूरोपियन कॉलोनाइजर कहते थे ना, लो हम पैसे देते हैं, तो हमारे हैदराबादी सिंधी भी जाते थे कि जी नहीं हम पैसे दे देते हैं आपको। ठीक है, तो क्योंकि बिहेवियर हमारा ऐसा होता था, तो हमारी तरफ कहते थे कि हाँ ये अच्छे हैं लोग थोड़े से, तो इसलिए उनको, वो हमारे से थोड़ा हेल्प लेना ज्यादा पसंद करते थे, है ना। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, बिहेवियर आपका हमेशा अच्छा रखो। ठीक है, चलो, क्योंकि पर्सन है ना, आपको आपके पैसे से जज नहीं करता, आपको आपकी अमीरी से जज नहीं करता, किसी भी चीज से जज नहीं करता, वो आपको बिहेवियर से जज करता है। अगर आप अच्छे हो तो दुनिया आपके साथ खड़ी है, आप बुरे हो तो भाई पीछे मुड़ के देखोगे तो चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पे हो, नीचे आपको गड्ढा ही मिलेगा हमेशा, समझ रहे हो। कुछ भी अच्छा नहीं होगा आपके साथ अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। ओके, चलो जी। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे जब हम स्कूल में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं हम, चाहे वो टीचर के साथ हो या बाकी लोगों के साथ हो, जो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल होता है ना। देखो मजाक अलग होता है, ऐसा नहीं है टीचर के साथ हमने कभी मजाक नहीं किया, बिल्कुल किया है, बट ऐसा कभी नहीं करना कि डिसरिस्पेक्ट करनी है टीचर की। ओके, चलो अब बढ़ते हैं जी आगे। इसको ले लेते हैं, चलो। फ्रॉम दी 1816 दे स्टैब्लिश फ्लोरिशिंग एम्फोरिया। अच्छा, एम्फोरिया का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पता है क्या होते थे, जैसे कि ये पोर्ट है, पोर्ट समझते हो ना, ये यहाँ जैसे अपना इंडिया का बना देता हूँ, ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, समुद्र है ना यहाँ पर, पूरी जगह यहाँ पर समुद्र है। तो ये पोर्ट वाला इलाका होता है, जहाँ से शिप जो है जाने का रास्ता होता है ना, तो ये पोर्ट होता है। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने बड़े बड़े पोर्ट थे, वहां पर हमारे इंडियन जो थे, इंडियन जो एंटरप्रेन्योर थे, जिनके पास पैसे थे, उन्होंने एम्फोरा खोल दिए। एम्फोरा का मतलब होता है पोर्ट के पास ही बड़ी बड़ी दुकानें खोल दी, जहाँ पर इम्पोर्टेड चीज़ें वगैरह मिलती थी और ये सारी की सारी चीज़ें मिलती थी। ओके, और उनसे वो फ़ायदा भी उठाते थे, वो पैसा भी कमाते थे। अब आप बोलोगे सर कैसे? बात यह है कि जैसे जैसे ये हमारा जो ट्रेड है ना, ये जो पानी का ट्रेड है और ये शिप वगैरह से जो ट्रेड है, और जो लोग हैं वो ज़्यादा जाने लगे, तो ज़्यादा जो है वो, क्योंकि उनको दिखता था, जैसे मान लो मैं शिप के रास्ते जा रहा हूँ, मैंने एक दुकान देखी, बड़ी सी एम्फोरिया देखी, अपने इंडियन की देखी या किसी की भी देखी, मेरे को यार लगा यार ये चीज़ तो अच्छी है, और मैं शिप में जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी बातचीत भी महंगी होगी, पैसे, क्योंकि उस टाइम तो शिप बहुत, ऐसा नहीं है कि कोई भी घुस जाता शिप में, बातचीत अच्छी होनी चाहिए थी। तो शिप वगैरह में जाते थे, है ना, तो फिर वो देखते थे यार ये चीज़ तो अच्छी है, तो खरीदते थे उसको। तो ऐसे हमारे इंडियन फायदा होता था उनको। ठीक है, चलो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो यही बात लिखी हुई है कि यूरोप यूरोप फ्रॉम दी, जस्ट अ सेकेंड, ये पहले इस चीज़ को चेंज कर लेता हूँ। एक तो यार ये है ना, थोड़ा मेरे को थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसमें एडजस्ट होने में, टैब वगैरह पे, है ना। तो ये लिखा है 1816 में खोला था उन्होंने, वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह बेचते थे, है ना। और इससे क्या हुआ, जैसे जैसे ये नंबर्स ऑफ पोर्ट जो थे वो डेवलप होना ज़्यादा होने लग गए, वैसे और साथ ही में जैसे जैसे जो हमारी शिप का ट्रैवल है वो सेफ हो गया, वैसे वैसे उनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ट्रेड, इंडियन ट्रेड, कोलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। ठीक है, चलो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर समझाता हूँ आपको, मतलब रीड करूंगा उसके बाद। देखो पहले क्या होता था, जैसे यहाँ पर बात है, इस टॉपिक में बात करी गई है ब्रिटेन की और इंडिया की। ठीक है, जैसे ये है ब्रिटेन, ये है इंडिया। पहले की बात बताता हूँ। पहले क्या होता था कि इंडिया से, ध्यान से सुनना, इंडिया से जाता था ब्रिटेन क्या, कपड़ा, क्लोथ, कपड़ा, क्लोथ लिख दो, चलो क्लोथ से आते थे, बने बनाए कपड़े जाते थे। ठीक है, चलो। बट अब है ना एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, जो हमारे ब्रिटेन था वहां पर हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब वहां पर फैक्ट्रियां बनने लगी, और फैक्ट्री, कपड़ों की भी फैक्ट्री बनने लगी।
तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, उन्होंने गवर्नमेंट को बोलना शुरू कर दिया कि जी बात सुनो ऐसी, आप ये जो कपड़ा मंगवा रहे हो ना, ये जो बाहर से कपड़ा आ रहा है उससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे लोग हमारा ही कपड़ा नहीं खरीद रहे, ये इंडियन का कपड़ा खरीद रहे हैं, तो बाहर से कोई कपड़ा नहीं आना चाहिए, ये बंद करवाओ। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब उन्होंने प्रेशर डाला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पे बहुत सारे टैरिफ लगा दिए, और जिसकी वजह से इंडिया का कपड़ा ब्रिटेन में आना थोड़ा मुश्किल हो गया, है ना। चलो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि ब्रिटेन का कपड़ा इंडिया में आना मुश्किल हो गया, बट एक चीज़ जो थी वो फिर भी आती थी इंडिया के अंदर, वो था जी कॉटन, रॉ कॉटन। रॉ कॉटन कपड़ा तो बंद करवा दिया, बट रॉ कॉटन जो था वो ज़्यादा करवा दिया। क्यों? देखो मैं समझाता हूँ। इंडिया के अंदर से ज्यादा रॉ कॉटन जाएगा तो वो कपड़ा बनाते थे, ब्रिटेन वाले कपड़ा बनाते थे उस कॉटन से और फिर दोबारा इंडिया में भेजते थे। देखो कितना दिमाग चलाया उन्होंने। पहले क्या होता था, कपड़ा आता था जिनसे उनका फायदा नहीं होता था, है ना, तो वो उन्होंने क्या कहा कि कपड़ा मत मंगवाओ, रॉ मटेरियल मंगवाओ। रुई मंगवाते थे वो, रुई मंगवाई, कॉटन मंगवाई, उस कॉटन से कपड़ा बनाया और कपड़ा भेजा इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में भेजा तो वहां से इंडिया से फिर ऑब्वियसली बात है, जब चीजें बिकेगी, कपड़ा बिकेगा तो ब्रिटेन के पास पैसे आएंगे। चलाया ना दिमाग, देखो कितनी शातिर शाणे बन गए वो, है ना। तो ये ऐसे उन्होंने पैसा वगैरह कमाया। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अब एक और चीज सुनो आप, एक वर्ड होता है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस, अच्छा ये बात तो आपको क्लियर हो गई ना कि ब्रिटेन का ही फायदा हुआ था। पहले इंडियन का फायदा होता था, ठीक है, किस चीज से, जब वो कपड़े वगैरह हम डायरेक्टली कपड़ा भेजते थे तो उससे हमको फायदा होता था। बट जब ये ब्रिटेन ने कहा नहीं जी रॉ मटेरियल ही भेजो, कपड़ा नहीं भेजो, तो इससे ब्रिटेन को ज्यादा फायदा होने लगा। एक तो मार्केट मिल गई, इंडिया के अंदर बेचने लग गए वो कपड़े। अच्छा इससे नुकसान हमको हुआ कैसे? पहली बात तो है बना बनाया कपड़ा जब हम नहीं भेजेंगे, रॉ कॉटन भेजेंगे, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर है उनको कपड़े, रुई नहीं मिलेगी, रुई नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं बना पाएंगे, कपड़ा नहीं बना पाएंगे तो बेच नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे तो गरीब, और यही था मोटिव अंग्रेजों का, है ना। अब ट्रेड सरप्लस सुन लो। अब ट्रेड सरप्लस क्या होता है, देखो ये रहा अपना ब्रिटेन, ये रहा अपना इंडिया, ठीक है। चलो अब हुआ क्या कि, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुना, इंडिया से रॉ मटेरियल जाता है, इंडिया से जब रॉ मटेरियल जाता है तो पैसा किसके पास आएगा? इंडिया के पास ही आएगा ना। तो जब रॉ मटेरियल हम भेजते थे, जब हम रॉ मटेरियल भेजते थे, मैं रॉ मटेरियल यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए, रॉ लिख दिया मैंने। तो रॉ मटेरियल जब भेजते थे तो ब्रिटेन हमको देता था पैसे, एग्जाम्पल 10 रुपए देता था, 10 रुपए लिया मैंने, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि जो रॉ कॉटन ज्यादा महंगा होता है या हमारे बने बनाए कपड़े ज्यादा महंगे होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे बने बनाए कपड़े ज्यादा महंगे होते हैं, है ना। चलो तो रॉ कॉटन जब हमने भेजा उनको तो हमें 10 रुपए दिए ब्रिटेन वालों ने, है ना। वैसे होता तो करोड़ों में था, मैं आपको छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। और अपने इंडिया से बहुत, और फिर उसके बाद क्या था कि ब्रिटेन ने बने बनाए कपड़े इंडिया के अंदर भेजना शुरू कर दिए। तो अब इससे किसको मिलेंगे पैसे? ऑब्वियसली बात है ब्रिटेन को मिलेंगे। ब्रिटेन अपने कपड़े बेचेगा इंडिया के अंदर तो फायदा तो ब्रिटेन का होगा ना, पैसे उसको मिलेंगे। तो ब्रिटेन को मिलते थे पैसे कितने, 100 रुपए, क्योंकि बना बनाया कपड़ा बेच रहे थे वो, ज्यादा पैसे मिल रहे थे। अच्छा अब ये बताओ कि किसका फायदा है? ब्रिटेन के जेब से 10 रुपए जा रहे हैं बट 100 रुपए आ रहे हैं, तो फायदा किसका? ब्रिटेन का। तो जब ट्रेड करने से आपका फायदा होता है तो इसको कहते हैं ट्रेड सरप्लस। तो ब्रिटेन के केस में ये ट्रेड सरप्लस था, बट सेम केस में अगर इंडिया की हालत देखें तो इंडिया के लिए ट्रेड डेफिसिट था। जब ट्रेड करने से आपका नुकसान होता है तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, और ट्रेड करने से जब आपका फायदा होता है तो उसको ट्रेड सरप्लस कहते हैं। बेसिकली जब आपका इंपोर्ट ज्यादा हो, जब आप ज्यादा चीजें मंगवा रहे हो, देखो इंडिया ज्यादा चीजें मंगवा रहा है, बना बनाया कपड़ा मंगवा रहा है और कम चीजें भेज रहा है, रुई भेज रहा है सिर्फ, तो इसलिए इंडिया को ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ा। और ब्रिटेन जो है वो ज्यादा चीजें जो है वो बेच रहा है और कम चीजें मंगवा रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है। तो जिस भी कंट्री में, ये वर्ड सुनो, जिस भी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, वो ट्रेड डेफिसिट वाली कंट्री होती है। जैसे कि इंडिया का देखो इंपोर्ट ज्यादा था, कपड़े मंगवा रहे थे ज्यादा और एक्सपोर्ट यानी भेज रहे थे कम, इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट। और जो कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, ज्यादा एक्सपोर्ट करती है और कम इंपोर्ट करती है, तो वो होती है ट्रेड सरप्लस। जिससे इसमें ब्रिटेन एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, ज्यादा चीजें भेज रहा है, 100 रुपए के कपड़े बेच रहा है, बट मंगवा रहा है सिर्फ 10 रुपए का रॉ कह सकते हो आप, कॉटन या रॉ मटेरियल, है ना। तो इसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट। अच्छा ये जो फायदा होता था ब्रिटेन का, ये ट्रेड सरप्लस होता था। सरप्लस का मतलब ही वैसे थोड़ा सा होता है कि समथिंग ऐड, मतलब जो ज्यादा होता है, समथिंग आप कह सकते हो कि बिग और लार्ज इन टर्म्स ऑफ नंबर,
तो उसी को हम कहते हैं सरप्लस, थोड़ा सा ज़्यादा। तो इससे फ़ायदा हमारे उसको होता था, ब्रिटेन को होता था। अच्छा, ब्रिटेन इस पैसे से करता क्या था, बेसिकली जो हमारे ऑफिसर को भर रखा था ना उसने उस टाइम, जो अपने अंग्रेज भर रखे थे इंडिया के अंदर, तो उनकी सैलरी देना, पेंशन देना, होम चार्जेस कहते हैं इस वर्ड को, ये सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है, सैलरी देना उनकी, पेंशन वगैरह देना, तो ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब इसी को हम रीड कर लेते हैं, टॉपिक तो समझ आ ही चुका अपने को, है ना। तो देखो क्या लिखा है, हिस्टोरिकली फाइन कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू द यूरोप। पहले यूरोप में भेजा जाता था, सिर्फ ब्रिटेन नहीं, मैक्सिमम यूरोप में भेजा जाता था। ठीक है, इंडिया से यूरोप में भेजा जाता था, बट यहाँ मैंने ब्रिटेन का एग्जांपल दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि ब्रिटेन में ज्यादा भेजा जाता था। विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगिन टू एक्सपैंड एट द इंडस्ट्रियल प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट दी कॉटन इंपोर्ट। ब्रिटेन वालों ने मना कर दिया गवर्नमेंट को कि जी आना नहीं चाहिए, कपड़ा वपड़ा नहीं आना चाहिए इंडिया से। ठीक है, चलो। और ब्रिटेन ने फिर टैरिफ बैरियर लगा दिए थे और बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा दी थी, जिसकी वजह से, ठीक है, हमारा इंडियन कॉटन का जो इनफ्लो होता था दूसरी कंट्री में भेजते थे वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, ओके जी। तो अब हुआ क्या इससे कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर ऑल्सो सीख, अच्छा उन्होंने फिर इंडिया के अंदर भी बेचना स्टार्ट कर दिया, और सिर्फ इंडिया नहीं दूसरी कंट्री के अंदर अपना बना बनाया कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। अब इससे हमारे इंडियन को दो प्रॉब्लम, पहली बात तो पहले हम जो ब्रिटेन में भेजते थे तो अब वो भेज नहीं पा रहे थे हम, है ना। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि अब ब्रिटेन भी कपड़े बेचने लग गया, तो अब कंपटीशन बढ़ गया। मान लो कोई सी कंट्री है, दूसरी कंट्री है कोई, जहां से उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो इंडिया से ले लो या ब्रिटेन से ले लो। ब्रिटेन थोड़ी ज्यादा फैसिलिटी अच्छी देने लग गया, कपड़े बढ़िया देने लग गया, तो इसलिए ब्रिटेन के कपड़े लोग खरीदने लग गए, तो इससे हमको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। ओके, चलो। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैंने आपको बताया था कि अब ब्रिटेन जो है वो कपड़े तो मना कर दिया था कि कपड़े नहीं आने चाहिए, बट रॉ कॉटन जो था, रॉ मटेरियल या रॉ कॉटन जो था, उसका जो इम्पोर्ट था वो बहुत ज्यादा हो चुका था। 1812 से लेकर 1871 तक 5% से 35% हो चुका था, यानी पहले जो है रॉ कॉटन कम उगाया जाता था, बट अब रॉ कॉटन जो था वो ऑलमोस्ट 35% हो चुका था। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और इंडिगो यूज फॉर डाइंग क्लोथ्स। और अच्छा एक और बात बता दूं, इस रॉ मटेरियल में सिर्फ रॉ कॉटन नहीं होता था, इंडिगो भी होता था। याद है ना आपको, अपने चैप्टर नंबर 2 में नेशनलिज्म इंडिया में एक चीज पढ़ी थी, चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था, क्योंकि उस टाइम हमारे इंडियन को फोर्स किया जाता था कि आप नील की खेती, इंडिगो की खेती करो, उससे वो फिर ब्रिटेन में जाएगा ताकि ब्रिटेन कपड़ों को डाई वगैरह कर पाए। इससे फायदा ब्रिटेन वालों को, ब्रिटिशर अंग्रेजों को होता था, बट हमें कोई फायदा नहीं होता था, जबकि हमारी जमीन खराब हो जाती थी। आप इंडिगो की खेती करते हो ना, उससे जमीन जो है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उससे हमारा नुकसान हो रहा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, कि एक्सपोर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था ब्रिटिश के लिए, और यहाँ से इंडिगो वगैरह जाता था। ठीक है, चलो, ओके। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रिटेन ने पता है क्या किया, इंडिया को और भी तरीके से फ़ायदा उठाया। इंडिगो तो उगा ही रहे थे, और दूसरी बात उन्होंने इंडिया के लोगों को ये बोला कि वो ओपियम उगाओ। ओपियम आपको पता है ना, ड्रग होता है एक तरह का, है ना, गांजा कहते हैं उसको शायद। तो ओपियम वगैरह इंडिया में उगाया जाता था, और उसको कहाँ बेचा जाता था, चाइना में। और उसकी जगह चाइना से क्या मंगवाया जाता था, टी मंगवाई जाती थी। चाइना में टी के प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी शायद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना का है टी में। एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 जियोग्राफी, है ना। तो अब समझ आ गया आपको। तो ये जो ओपियम था ये चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता था, इसकी जगह उनसे क्या लिया जाता था, टी वगैरह ली जाती थी, इंपोर्ट करवाई जाती थी फ्रॉम चाइना। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको कि रॉ मटेरियल जो था और फूड ग्रेन, खाने पीने की चीज़ें जो थी, वो ब्रिटेन में मतलब मंगवाई गई थी, है ना। इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था और खाने पीने की चीज़ें भी जाती थी, गेहूं हो गया, चावल हो गया। और सिर्फ इंडिया से नहीं, खाने पीने की चीज़ें तो ऑल ओवर वर्ल्ड से जाती थी ब्रिटेन के अंदर। इसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो वाला। ठीक है, बट आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अच्छा, एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन जो ट्रेड करता था ना इंडिया से, उसमें ब्रिटेन का फायदा होता था, बेसिकली ट्रेड सरप्लस होता था। क्या होता था ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और उससे वो जो पे करता था सो कॉल्ड होम चार्जेस, वही पेंशन वगैरह, ऑफिसर भी, ये सारे के सारे काम जो है वो अपने उसी से करता था। ठीक है, किससे, अपने ट्रेड सरप्लस से। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द इंटर वॉर इकोनॉमी। सबसे पहले तो यार ये वॉर क्या है, ये क्या मतलब है। चलो, इंटर वॉर इकोनॉमी से ये तो पता चल गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि वॉर के टाइम में क्या क्या इकोनॉमी की क्या हालत थी। ठीक है, बट किस किस वॉर की बात हो रही है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बात हो रही है उस वॉर की जो 1914 में हुई थी। याद है आपको, हमने सेकंड पार्ट में टॉपिक पढ़ा था, सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में, मेरे ख्याल फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, एंड में बता दिया था कि ना एक टॉपिक है जिसका नाम है दी 19th सेंचुरी, और उसमें ब्रैकेट में 1815 टू 1914 लिखा हुआ था।
और मैंने आपको ये बोला था कि इन्होंने 1914 ही क्यों लिया है, 1918 या 1920, 25 या कोई भी ईयर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1914 में कुछ ऐसा हुआ था जो कि बहुत बड़ा था और उसके लिए ठीक है अलग पार्ट की जरूरत थी। तो अब पढ़ने वाले हैं उस पार्ट के बारे में हम। तो 1914 में हुई थी एक लड़ाई जिसको बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पूरी दुनिया आपस में लड़ने लग गई थी। बेसिकली जो पूरी वर्ल्ड है ना वो दो ग्रुप में बढ़ गया था, ठीक है। एक तो है हमारा अलाइज पावर, जिसको हम अलाइड पावर भी कहते हैं, ठीक है, ओके। और दूसरा था सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर के अंदर ये हारा था, बेसिकली सेंट्रल पावर जो था वो हार गया था, ओके। और इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर हो गया, ऑटोमन ऑटोमन एम्पायर को टर्की भी बोलते हैं आज वगैरह। और अलाइज पावर में हमारे ब्रिटेन थे, फ्रांस से, रशिया थे, और बाद में इसको यूएस ने भी ज्वाइन कर लिया था, ओके। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी ना 1914 में, तो जितनी भी कंट्रियां थी उनको लग रहा था जी ये खत्म हो जाएगी, बस ये दिसंबर आने दो, ठीक है। जैसे ही दिसंबर आएगा हमारा वैसे लड़ाई खत्म हो जाएगी क्रिसमस तक, 4 महीने के अंदर, क्योंकि अगस्त में स्टार्ट हुई थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगस्त में स्टार्ट हुआ था। सबको लग रहा था कि जी दिसंबर तक ये लड़ाई जो है निपट जाएगी, बट एक्चुअल में 4 महीने की जगह 4 साल चल गई। 1914 से लेकर 1918 तक ये लड़ाई चल गई, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। और ये पहली मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर थी। मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर का मतलब इसमें जो भी चीजों से लड़ा जा रहा था ना, चाहे वो हथियार हो गए, चाहे वो बंदूकें हो गई, चाहे तोप हो गए, ठीक है, या चाहे वो वेपन्स वगैरह जो बॉम्ब वगैरह घेरे जा रहे थे, ये सारी की सारी चीजें इंडस्ट्री में बन रही थी। और मैं आपको बताऊं इसी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, नहीं तो इतने लोग नहीं मारे जाते, ठीक है। बहुत ज्यादा, मैं आपको बता दूं 90 लाख से ज्यादा लोग मरे और 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेपन बहुत खतरनाक थे, इंडस्ट्री में बने हुए थे, है ना। चलो जी, ये बात आपको समझ आ गई है। अब हम रीड कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि 1914 अगस्त में स्टार्ट हुई थी, मैक्सिमम को लग रहा था क्रिसमस में खत्म हो जाएगी, बट ये 4 साल तक चली। एंड वॉर वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहा जाता है इसको, जिसमें गन का, टैंक का, एयरक्राफ्ट का, केमिकल वेपन का, और भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करा गया था। और वो बहुत ही बड़े स्केल पर इंडस्ट्री में बनाई गई थी ये सारी की सारी चीज़ें, ओके। टू फाइट द वॉर मिलियन ऑफ द सोल्जर हैड टू रिक्रूट फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मूव्ड टू द फ्रंटियर फ्रंट लाइन ऑन द लार्ज शिप एंड द ट्रेन। अच्छा जी, याद है ना आपको? इंडिया, अभी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इंडिया के अंदर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर है ना ब्रिटिश ने फोर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इंडियन बहुत ज्यादा गुस्सा थे। बेसिकली उन्होंने इंडियन लोगों को पकड़ पकड़ के आर्मी में डालना शुरू कर दिया था। और वो कहाँ ले जाते थे? यहाँ लड़ाई के मैदान में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़वाते थे अपने को, है ना। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो इंडिया जो था वो अलाइज पावर के से की साइड से ही लड़ रहा था, क्योंकि हम ब्रिटेन की साइड से लड़ रहे थे एक तरह से, है ना। फ्रांस में भी हमने लड़ाई लड़ी है, पता होना चाहिए आपको, है ना। चलो, फ्रांस ने हमारे जो सोल्जर्स जिन्होंने जिन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उनकी याद में बहुत सारा वो चीज़ें वगैरह बना रखी है ना। वहाँ पर मेरे ख्याल एक पूरा म्यूजियम वगैरह है, अच्छी बात है, ठीक है। हमने हम देखो फंस गए हम, मतलब बिना बात के हमको लड़ना पड़ा, जबकि हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, बट हमारे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, ठीक है। वीर गति को प्राप्त हुए वो, और फिर उनका म्यूजियम वगैरह है ना। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, बहुत ही डिवास्टेशन था ये, बहुत ही बड़ा। 9 मिलियन से ज़्यादा, 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 20 मिलियन, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। सोचो कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है ये, ओके। और ये बिल्कुल अनथिंकेबल था, कोई सोच भी नहीं सकता था ये, अगर इंडस्ट्रियल आर्म नहीं होते तो। बिना बंदूकों के कोई सोच भी नहीं सकता था कि 90 लाख लोगों को मार दे। ये सारे के सारे लोग बेसिकली इसलिए मरे थे क्योंकि वेपन थे। अगर किसी दूसरी चीज से लड़ाई लड़ रहे होते ना, तलवारों से लड़ रहे होते, तो इतने लोग नहीं मारे जाते जितने वेपन से मारे गए हैं, ठीक है। चलो, और मैं आपको बता दूं कि एक चीज इसमें अच्छी भी हुई, अच्छी तो नहीं कहना चाहिए बट मैं आपको बताता हूँ, वुमेन्स की कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई इसमें। होता क्या था कि मैक्सिमम लोगों को क्या किया जाता था यूरोप से, मतलब जो भी लोग थे उनको आर्मी में, जो वेल वेल मतलब वर्किंग एज थी, वर्किंग यानी काम करने वाले लोग थे, जो पहले फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे और जो फिजिकली ठीक थे, उनको आर्मी में भेज दिया गया। अब जब उनको आर्मी में भेज दिया गया तो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ गई वुमेन्स पे आ गई। तो उन्होंने घर भी संभाला, उन्होंने जॉब भी करी, जो काम पहले मेन के लिए ही सूटेबल समझा जाता था उस पर वुमेन्स पे आ गई। तो ये कहीं ना कहीं वुमेन्स की कंडीशन इंक्रीज हुई। बट मैं आपको बता दूं कि वॉर में जो लोग मारे गए थे, उनकी फैमिली की जो एक हाउस होल्ड इनकम है ना, वॉर के बाद वो डिक्रीज हो गई। वॉर के टाइम तो उनको पैसे मिल रहे थे, जैसे वो अपनी फैमिली के पास पहुंचा देते थे, बट जैसे ही वॉर खत्म हुई तो मान लो उनके फैमिली में से किसी की डेथ हो गई, तो उनकी इनकम जो थी वैसी डिक्रीज हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, एंटायर सोसाइटी वॉज रीऑर्गेनाइज ऑफ द वॉर। मैन जो बैटल में चले गए, वुमेन्स वगैरह जो थी उन्होंने जॉब वगैरह करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले
जिसमें ये माना जाता था कि एक्सपेक्टेड टू डू, मतलब मेन वर एक्सपेक्टेड टू डू, जो काम पहले मैन ही करते थे अब वो वुमेन्स भी कर रही थी। तो जी अच्छी बात है, वुमेन्स भी कर रही हैं, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही है। तो उसी के कंटिन्यूशन में एक टॉपिक है ना। और इस टॉपिक को मैं आपको पहले से ओरली समझाता हूँ, उसी के आगे ये इंटर वॉर इकोनॉमी के अंदर ही है, बट इसको मैं पहले समझाता हूँ। बात पता है क्या थी, ये है जी अपना ब्रिटेन। इस टॉपिक में हम ब्रिटेन यूएसए के बारे में पढ़ने वाले मेजरली। अब देखो हुआ क्या था कि ब्रिटेन आपको पता है कि जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट था, बट दिक्कत की ये बात है उसे बहुत पैसा चाहिए था, बहुत अंधा पैसा चाहिए था उसे लड़ाई लड़ने के लिए। तो इसलिए ही पता है आपको, है ना, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में हमारे टैक्सेस वगैरह कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी थी, है ना, टैरिफ बैरियर वगैरह, है ना, और उसी के साथ उन्होंने एक न्यू इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये सारी की सारी चीज़ें कर दी थी, बट और भी पैसे चाहिए थे उसको, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यूएस बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया, पैसे बहुत बड़ी अमाउंट लेना शुरू कर दिया, बिलियंस में लेना शुरू कर दिया, इतने पैसे मांगे उन्होंने। और सिर्फ यूएस बैंक से ही नहीं मांगे, यूएस सिटीजन से भी मांगे, यूएस के पब्लिक से भी मांगे पैसे। ठीक है, यूएस ने दे भी दिए, लोन दिए, इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो अब हुआ क्या, एक टाइम पे ना यूएस को खुद लोन की जरूरत पड़ती थी, बट आज यूएस इतना कैपेबल हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम कि वो लोन देने लग गया, ब्रिटेन को लोन दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, चलो जी ये बात हमको पता चल गई। तो पहले ये कर लेते हैं, ये रीड करते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटेन बोरो लार्ज सम ऑफ द मनी फ्रॉम द यूएस बैंक्स एज वेल एज द यूएस पब्लिक, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। दस द वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेटर, डेप्टर नहीं कहते इसको, डेटर कहते हैं। डेटर का मतलब होता है उधार लेने वाला। एक टाइम पे अमेरिका उधार लेता था, बट वो इंटरनेशनल क्रेडिटर बन चुका था, यानी अब वो उधार देने के लायक बन चुका था अमेरिका। ठीक है, इन अदर्स वर्ल्ड, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ ना, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं यूएस का थोड़ा फायदा हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, क्योंकि सारे लोग लोन मांग रहे थे, और जो लोन है वो अमेरिका दे रहा था सबको विद मतलब इंटरेस्ट मिल रहा था, ऑब्वियसली बात है अमेरिका को। और एक टाइम ऐसा आ गया था वॉर के बाद कि अमेरिका के बैंक के पास और अमेरिका के लोगों के पास ज़्यादा पैसे थे, क्योंकि अमेरिका के लोगों ने भी ब्रिटेन को लोन दिया था, लोन दिया था तो इंटरेस्ट तो लेंगे लेंगे जी, बिना इंटरेस्ट तो छोड़ने वाले हैं नहीं, है ना। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट वॉर रिकवरी। इसको समझाता हूं मैं आपको, अभी अभी समझाऊंगा, बट देखो अब हुआ क्या कि ब्रिटेन जो था वो पहले है ना, उसने हमारे मार्केट पे बहुत अच्छे से कब्जा कर रखा था। उसने, अभी हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले कि ब्रिटेन जो था वो दूसरे कंट्री में अपना कपड़ा वपड़ा बेचने लग गया था। पर अब क्या हुआ, जैसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, वो लड़ाई में लग गया, पूरी तरीके से कंसंट्रेशन उसका लड़ाई में हो गया। मैं आपको बता दूं, उसने अपनी फैक्ट्री को बंद करवा के, कपड़ों की फैक्ट्री को बंद करवा के ये तक बोला था कि यहाँ पर वेपन्स वगैरह बनाओ, ये तक हालत कर दी थी उसने। इसकी वजह से क्या हुआ, जब उसका जो ध्यान था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटेन का ध्यान जब था वो लड़ाई में लग गया, तो ब्रिटेन के हाथ से वो ट्रेड चला गया। ट्रेड कैसे चला गया, उस टाइम फिर इंडियन मार्केट ग्रो करने लग गई। इंडियन मार्केट यानी इंडिया के जो ट्रेडर्स वगैरह थे, ठीक है, जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और भी इंडस्ट्री, वो ग्रो करने लग गई। और साथ में एक जैपनीज इंडस्ट्री भी उस टाइम बहुत ग्रो कर रही थी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी जो है परेशानी खड़ी हो गई ब्रिटेन के सामने, क्या कि वॉर के बाद उसको है ना compete करना पड़ा था, किसके साथ, इंडिया के साथ और जापान के साथ, इंडस्ट्रियल आप कह सकते हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। ठीक है, कैप्चर करने में उसको बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। तो ये तो प्रॉब्लम थी, है ना, ये वाली के उन्होंने जो मार्केट, इंडिया ने और जापान ने जो मार्केट कैप्चर कर लिया था, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था ब्रिटेन के लिए, क्योंकि उसको कंपटीशन फेस करना पड़ा था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जी अंधा पैसा लिया था यूएस से, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये लिखा हुआ है कि ब्रिटेन which was the world's leading economy in the pre-war period, लड़ाई से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो ब्रिटेन था हमारा, अंधा पैसा था उसके पास जी, बहुत पैसा था, अमीर माना जाता था वो। बट उसके बाद उसको वॉर के बाद बहुत परेशानी फेस करनी पड़ी, क्राइसिस में चला गया, प्रोलॉन्ग क्राइसिस में चला गया वो, तो चला गया था वो। एंड रीऑक्यूपाइड विद द वॉर, अच्छा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था रीऑक्यूपाई करना उस प्लेस को दोबारा से, क्योंकि इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप हो चुकी थी इंडिया एंड जापान में। ओके, और डोमिनेंस एक तरह से छिन गया था उसका। ठीक है, और उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा था कैप्चर करना पोजीशन को दोबारा से, और इंडियन मार्केट के अंदर और इंडिया से और जापान के इंडिया और जापान से compete करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, और ऊपर से लोन तो ले ही रखा था। ओके, अच्छा अब देखो इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि वॉर के टाइम में है ना, सब बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा था, मतलब लोग मर रहे थे, वो बुरा हो रहा था, बट इकोनॉमी के लिए ठीक था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब वॉर हो रही थी ना, तो सबसे आर्मी के लोग भी खुश थे। ठीक है, खुश क्यों थे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उनको प्रॉपर पैसे मिल रहे थे। ठीक है, मतलब ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ कि मर रहे थे वो खुश थे, नहीं,
उनको प्रॉपर पैसे मिल रहे थे तो इसलिए खुश थे। फार्मर इसलिए खुश थे क्योंकि उनकी फसल ज्यादा महंगी बिक रही थी। क्यों महंगी बिक रही थी? क्योंकि फार्मर ज्यादा प्रोडक्शन कर, ये वाली बात याद रखना फार्मर वाली, क्योंकि अभी बिल्कुल अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है और कंफ्यूज ना हो तो इसलिए सुन लो अच्छे से। देखो क्या थी बात, फार्मर खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा यार सारे लोग जो आर्मी में गए थे, सॉरी आर्मी में गए थे, वॉर में लड़ने के लिए गए थे, उनको खाना तो चाहिए, चाहिए ना खाना। खाना देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? जिसकी साइड से वो लड़ रहे हैं। तो उन्होंने है ना अपने फार्मरों को बोलना स्टार्ट कर दिया, जी आप खाना उगाओ, प्रोडक्शन करो, आप बड़े से बड़ा, जो उगाना, गेहूं उगाना, चावल उगाना, जो उगाना उगाओ, बट है ना आर्मी को हम खरीदेंगे आपसे, आर्मी को भेजने के लिए। फार्मर की बल्ले बल्ले, कहते जी अब तो लपेटते जाओ, उगाते जाओ, उगाते जाओ, पैसा कमाते जाओ, है ना। चलो, तो अब ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, वॉर के टाइम में हो रहा था ये। बट जैसे ही वॉर खत्म हुई ना, हमारे फार्मर जो है वो एकदम से पागल से हो गए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब वॉर चल रही थी ना, एक तो पहले तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी हो गए थे, क्योंकि लड़ाई खत्म हो गई तो बहुत सारे लोग जो आर्मी में थे उनको निकाल दिया गया कि भैया जरूरत ही नहीं इतने की, अब क्या करेंगे आपको रख के। तो एक तो पहली दिक्कत ये हो गई, बहुत सारे लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। आर्मी के साथ और भी जो लोग थे जो कि फार्मर थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए और उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा आप सुनो। वॉर के टाइम में हमारे फार्मर को एक बात पता चल चुकी थी कि जी ज्यादा से ज्यादा खाना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो हमारे फार्मर्स ने क्या किया कि लोन ले लेके फसलें उगाई। ठीक है, 100 रुपए की फसल उगाई उन्होंने वॉर के टाइम में, यानी 1917 में। मान लो एक फार्मर था, एग्जांपल दे रहा हूं ताकि समझ आ जाए। एक फार्मर ने 1917 के अंदर फसल वगैरह उगा ली अपनी और 100 रुपए का वो बेचने के लिए दुकान में निकला। 100 रुपए लोन लेके, चलो 90 रुपए का लोन लेके 100 रुपए के लिए बेचने के लिए निकला। सुनो मेरी बात, 100 रुपए के लिए बेचने के लिए निकला वो। ठीक है, और उसके बाद फसल उगी, फिर कटाई हुई, तो आते आते मान लो 1918 आ गई, 18 का टाइम आ गया और वॉर खत्म हो गई। ठीक है, बड़ा एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब क्या था, सारे के सारे जो पहले खाना मांग रहे थे, कंट्री खाना मांग रही थी ना, ये बोल रही थी कि हमको अपनी आर्मी में भेजना है, बट अब उनको कोई दिक्कत ही नहीं, आर्मी वाले तो सारे घर चले गए थे, कोई आर्मी थी नहीं अब इतनी ज्यादा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब रहने दो, अब हमें नहीं चाहिए। फार्मर परेशान, फार्मर कहते हैं भैया ये क्या हो गया, हमारी फसल के प्राइस इतने क्यों गिर गए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब पहले क्या था कि वो बोलते, फार्मर बोलते थे कि जी 100 रुपए की फसल है, तो कोई, अब कोई इसमें कोई मांडवाली करने का तो कोई सीन ही नहीं था, क्योंकि आप आर्मी को भेज रहे हो। अब जितनी देर होगी ऐसे तो आर्मी के भूखे मर जाएंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट इतना नहीं बोलती थी, कहते भेज दो यार, भेज दो, जितने लेने ले लो। बट जैसे ही वॉर खत्म हो गई, वैसे ही जैसे ही बोला ना हमारे फार्मर ने कि जी 100 रुपए की फसल है, तो उन्होंने बोला, बाकियों ने जो खरीदने वाले थे उन्होंने बोला बात ऐसी है, पहले थी मजबूरी, अब नहीं है, 100 रुपए में तो हम कतई नहीं ले रहे, 60 रुपए में दो। अब फार्मर परेशान हो गया, उसने बोला यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब मैंने 100 रुपए तो अब लोन लेके करा है, मैं उसको 60 रुपए में कैसे दे दूं। तो इसी इसी चीज को कहा जाता है एग्रीकल्चर क्राइसिस। उस टाइम एग्रीकल्चर क्राइसिस भी आ गया था, जिसका हमें इफेक्ट इंडिया में भी देखने के लिए मिला कि फसलें जो थी वो इतनी ज्यादा सस्ती कीमतों पर बिकने लगी फार्मर की, जिससे फार्मर को बहुत नुकसान हुआ। रिलेशन समझ पा रहे हो ना, कहानी समझ पा रहे हो ना, कोरिलेट कर पा रहे हो ना। जो हमारे फार्मर जो थे उनको लॉस बियर करना पड़ा, क्योंकि उनकी फसल पड़े पड़े खराब हो रही थी, कोई खरीदने वाला ही नहीं था, बहुत सस्ते दामों पर उनकी फसल जो थी वो बिकने लग रही थी, है ना। तो यही है, देखो क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन वर डिस्टर्बेड ड्यूरिंग द वॉर, बट वंस द वॉर ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड द रिक्रिएट द गल्ट ऑफ द व्हीट आउटपुट, ग्रेन प्राइसेस फेल। एक तो पहली बात तो ये है कि जब हमारी आर्मी के लोग भी दोबारा से अपने घर पर गए तो वो भी खेती करने लग गए। तो जब वो भी खेती करने लग गए तो हमारे पास खाना तो बहुत हो गया बट खरीदने वाले बहुत कम। ठीक है, देखो जब कोई चीज है ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो उसका प्राइस हमेशा लो होता है। ठीक है, जब भी कोई बहुत डिमांड एंड सप्लाई, जैसे दिल्ली के अंदर अभी कुछ टाइम पहले, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन बाद अभी दोबारा आए वापस कभी, बट इंडिया के अंदर अभी दिल्ली के अंदर आपको पता है कि कोविड के टाइम में गैस सिलेंडर की, मतलब जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर की, कितनी ज्यादा किल्लत हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिलेंडर थे कम, खरीदने वाले थे ज्यादा। तो जब कोई चीज कम होती है तो उसका प्राइस ज्यादा होता है, बट जब कोई चीज ज्यादा होती है तो उसका प्राइस कम होता है। तो हमारे एग्रीकल्चर जो थे वो बहुत ज्यादा थे, एग्रीकल्चर गुड्स ज्यादा थे, फसलें ज्यादा थी, पर खरीदने वाले बहुत कम थे, इसीलिए एग्रीकल्चर का प्राइस जो था वो बहुत तेजी से गिर पड़ा, और इसी को कहते हैं हम एग्रीकल्चर क्राइसिस। क्लियर है? कोई दिक्कत? टाइम ज्यादा लूंगा समझाने में, बट याद रखना इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एक बार समझने के बाद। ओके, चलो, वैसे अगर कोई दिक्कत हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है, चलो।
नेक्स्ट है दी राइज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंड कंजम्पशन। वो एग्रीकल्चर वाला समझ आ गया ना, वो आगे भी आएगा एग्रीकल्चर वाला, बट अब थोड़ा सा अमेरिका के बारे में थोड़ा सा और बता रखा है इसमें। मास प्रोडक्शन, मैं आपको बताऊं बेसिकली मास प्रोडक्शन होने लग गया था अमेरिका के अंदर। अच्छा जी, मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पर चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था। ओके, फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा। बेसिकली 1920s के टाइम में यूएस इकोनॉमी, आपको पता है मैंने आपको बताया था वॉर के बाद सबसे ज़्यादा सही इकोनॉमी जो चल रही थी वो यूएस की चल रही थी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिल रहा था जो उन्होंने लोन दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो अमेरिका की हालत थोड़ी सी अच्छी खासी चल रही थी। ओके, और हुआ क्या कि अमेरिका के कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जैसे हेनरी फोर्ड है ना, उन्होंने क्या किया, एक मास प्रोडक्शन, कार का मास प्रोडक्शन करना शुरू किया। किस, कौन सी कार का, फोर्ड का। फोर्ड आपको पता है ना कार है, तो उसका प्रोडक्शन करना शुरू किया, और उसमें से सबसे जो टॉप मॉडल थी उसका नाम था T1, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये बेची गई थी, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने असेंबली लाइन बनाई। अच्छा, असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है, असेंबली लाइन का मतलब होता है कि पहले क्या होता था, अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग काम होते थे, यहाँ पर अलग काम हो रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग काम हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि कार बन रही है तो एक फैक्ट्री में इंजन बनता था, एक फैक्ट्री में बॉडी बनती थी, एक फैक्ट्री में व्हील बनता था, अलग अलग में हर चीज अलग अलग बनती थी। बट उसके बाद हमारे हेनरी फोर्ड ने कहा ये सिस्टम हटाओ, और उसके बाद उन्होंने एक असेंबली लगाना शुरू कर दिया, और एक ही फैक्ट्री के अंदर ये सारा काम होने लग गया, ठीक है। वर्करों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी वर्करों को, बट इससे फायदा भी हो रहा था हेनरी फोर्ड को, और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी फायदा हो रहा था। अमेरिका को भी बहुत, देखो मैं आपको बता दूं, कार के प्रोडक्शन में, ठीक है, या जो बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, जैसे इंडिया में टाटा का नाम आपने सुना होगा, हो ही नहीं सकता आपने ना सुना हो। टाटा जो है, टाटा कार्स, टाटा की जो कार वगैरह है, वो कहीं ना कहीं टाटा की पहुंच बहुत है, बहुत इज्जत करते हैं लोग प्रोडक्शन, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऑब्वियस सी बात है, वो हमारी सोसाइटी को भी बहुत सपोर्ट करते हैं टाटा, बट एक इकोनॉमी के वे में भी बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा पहुंचा रहे हैं वो, क्योंकि माना जाता है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है जैसे कार होती है, इन सब के प्रोडक्शन पर जितना ज़्यादा इन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, माना जाता है कंट्री उतनी ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। टाटा के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये टॉपिक से हटकर है, बट मैं आपको बता दूं कि इंडिया को टाटा पे कितना ट्रस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में जो ट्रक होते हैं ना, आर्मी के ट्रक होते हैं, वो भी टाटा बनाती है, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि मतलब हर चीज में सपोर्ट कर रही है टाटा, तो अच्छी बात है जी, आगे भी करती रहे, ठीक है। क्योंकि पैसा कमाना, देखो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि पैसा कमाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आप दूसरे के लिए क्या कर सकते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे के फेस पे अगर आपके कहने से या कुछ करने से खुशी आती है तो वो आपके लिए बड़ी बात होनी चाहिए, है ना। चलो, ओके जी, कहाँ पर थे हम, अमेरिका के बारे में आपको बता रहा था। उसके बाद मैं आपको बताऊं, बहुत सारे वर्कर ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि भैया ये क्या करवा रहे हो, पागलों वाला काम करवा रहे हो हमसे, बिल्कुल अंधा काम करवा रहे हो, मेहनत इतनी करवा रहे हो। तो हेनरी फोर्ड भी समझ चुका था कि भैया बात तो सही बोल रहे हैं, तो उन्होंने उनकी सैलरी भी बढ़ा दी थी, ठीक है। चलो, ओके जी। और अच्छा, सैलरी बढ़ा दी थी ना, तो मैं आपको बता दूं इसी के साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब की डिमांड भी बढ़ने लग गई। क्यों? हमारे वर्कर थोड़े पैसे वाले हो गए थे, वर्कर के पास थोड़ा पैसा आ गया था, और जब उनके पास पैसा आ गया तो उन्होंने यहाँ अलग अलग चीजें भी जो है वो खरीदना वगैरह शुरू कर दिया था, ठीक है। ओके, ये बात आपको हम पता चल गई है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, ये रही जी पेन। ओके, for this industrial practice soon spread the US and were copied in the Europe in 1920s। 1920s में जो मास प्रोडक्शन का काम है ना, कि एक असेंबली यूनिट बना दो, तो ये काम जो था वो दूसरी कंट्री में भी किया जाने लगा, यूरोप वगैरह में भी किया जाने लगा। द डिमांड फॉर द रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा ऑल्सो बूम, फाइनेंस वंस अगेन बाय द लोन, ठीक है। लोन पे ये सारी की सारी चीजें जो थी वो आने लगी, बहुत सारे लोगों ने, कुछ ने लोन पे खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि वर्करों को कॉन्फिडेंस हो गया था कि भैया अब तो पैसे आ रहे हैं, लोन से चुका देंगे, तो उन्होंने लोन वगैरह लेना शुरू कर दिया, और ये सारी की सारी चीजों का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ओके, इन 1923 द यूएस रिज्यूम द एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकम द लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर। और उसके बाद है ना, मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम तक अमेरिका ने है ना दूसरों को लोन देना बंद कर दिया था, दूसरी कंट्री को लोन देना बंद कर दिया था, और उसके बाद दोबारा से अमेरिका ने लोन देना शुरू कर दिया, जैसे पहले ब्रिटेन को दिया था वैसे ही आगे लोन देना शुरू कर दिया। जर्मनी को भी दिया था लोन, है ना, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था, और उसकी हेल्प करने के लिए लोन दिया था जर्मनी को अमेरिका ने, याद रखना ये बात। और उसके बाद अमेरिका जो था वो लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर बन चुका था, सबसे ज्यादा कंट्रियों को लोन अमेरिका ने दे रखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ओके, बट उसके बाद एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई, 1920 आता है। 1920 में एक ऐसी चीज होती है जिसके वजह से अमेरिका का दिमाग घूम जाता है, ठीक है, हालत टाइट हो जाती है, उस टाइम को कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। 1929 में अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कहते हैं जिसको,
वो क्रैश हो गई। जब किसी कंट्री की स्टॉक मार्केट क्रैश होती है ना, तो समझ लो उस कंट्री के मतलब लेने देने हो जाते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो यही हुआ कि 1929 में क्या हुआ, सब 1929 तक तो सब सही था, बट 1929 में क्या होता है, एक ग्रेट डिप्रेशन आता है। ग्रेट डिप्रेशन यानी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। हाँ ओके, मैं वही सोचूं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ लिखा डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड द इनकम, यानी प्रोडक्शन भी गिर गया, ठीक है, प्रोडक्शन भी गिर गया, एम्प्लॉयमेंट भी गिर गई और इनकम भी गिर गई लोगों की। बहुत सारे लोग जो थे मतलब अनएम्प्लॉयड हो गए थे। समझ आया आपको? अच्छा, स्टॉक मार्केट गिरने का मतलब क्या होता है? स्टॉक मार्केट गिरने का मतलब होता है कि लोग डर गए और उन्होंने जिन जिन लोगों को लोन दे रखा था वो सारे के सारे लोन उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिया, स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। मान लो आप एक फैक्ट्री है जो आपके लोन से चल रही है, आपने 1000 करोड़ का उनको लोन दे रखा है, बहुत पैसे वाले हो, मान लो आपने एक फैक्ट्री को 1000 करोड़ का लोन दे रखा, बट आप डर गए, आपको लगा ये 1000 करोड़ डूब जाएंगे, आपने 1000 करोड़ वापस ले लिए, फैक्ट्री तो ताला लग जाएगा, फैक्ट्री पे जो वर्कर काम कर रहे हैं बंद हो जाएंगे, है ना, उनको काम छोड़ना पड़ेगा, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो यही चीज होती है हमारे स्टॉक मार्केट के साथ भी। स्टॉक मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, एक्चुअली स्टॉक मार्केट कंपनियां ही होती है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होती है, जोमेटो वगैरह और भी बहुत सारी अलग अलग कंपनी होती है, टाटा वगैरह, ये सारी की सारी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, ठीक है। जब लोगों को डर लगता है कि यार ये कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, तो अपना पैसा निकाल लेते हैं, और यही हुआ 1929 में। और जब ऐसा हुआ तो सारी की सारी चीजें जो है अमेरिका के अंदर, प्रोडक्शन डिक्लाइन, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन, इनकम डिक्लाइन, और इसका इफेक्ट हमें दूसरी कंट्री में भी देखने के लिए मिला। अब आप बोलोगे सर अमेरिका की स्टॉक मार्केट गिरी, उससे हमें मतलब दूसरी कंट्री को क्या लेना देना? देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अमेरिका ने दूसरी कंट्री को लोन दे रखा था। अब आप खुद सोचो, कोई बंदा अमेरिका का बंदा है, उसने अपने स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल लिए, तो वो दूसरी कंट्री से जो उन्होंने लोन दे रखा है वो वापस नहीं लेगा। मतलब वो इतना डर चुका था कि उसने दूसरी कंट्री से भी लोन जो दिए थे उनको क्या, भैया कर दो वापस, अब हो गई, हाथ जोड़ ले कि नहीं दे सकते लोन भैया, डर लग रहा है हमको, ये पैसे डूब जाएंगे हमारे, आप हमें वापस दे दो। तो यही हुआ और बाकी कंट्रियों की भी हालत खराब हो गई, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है। एक तो पहले से ही वो एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन हो चुका था, एक तो आपको पता ना एग्रीकल्चर वाला भी वो बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी। ये ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में, मैं आपको बता दूं, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में ही ये हमारा एग्रीकल्चर का जो सीन था वो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में और ज्यादा बढ़ चुका था। हमारे फार्मर जो थे, मतलब वो ज्यादा खेती कर रहे थे बहुत ज्यादा, बट खरीदने वाले बहुत कम थे, है ना। तो इसलिए फार्मर, अच्छा फार्मर अब सोच रहा था कि चलो हमारे पास कम पैसे आते हैं, हम क्या करते हैं थोड़ी और फसल उगाते हैं जिससे थोड़ा और पैसा आए। अब वो जितना ज्यादा उगाते थे उतना ही ज्यादा प्राइसेस गिरते जा रहा था धीरे धीरे, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसका प्राइस भी गिर गया था। इसकी वजह से इंडिया में भी, इंडिया का भी इफेक्ट पड़ा इस पे। याद है ना आपको, इंडिया में गांधी जी ने एक वो किया था हमारा क्या कहते हैं उसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हिंदी में बोलते हैं, सॉल्ट लॉ तोड़ा था, जिसमें गांधी जी ने लेटर लिख के 11 डिमांड लिखी थी ना, है ना, 11 डिमांड लिखी थी गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को, जहां पर उन्होंने बोला था गांधी जी ने कि 11 डिमांड पूरी कर दो, जिसमें लैंड रेवेन्यू को कम करना भी था। लैंड रेवेन्यू को कम क्यों करवाना चाहते थे गांधी जी? क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन आया था, एग्रीकल्चर के प्राइस जो थे वो गिर गए थे, फार्मर को लॉस हो रहा था, तो फार्मर ने बोला कि हमारे पैसे पूरे नहीं हो रहे, हम आपको लोन कैसे दे दें, है ना, मतलब आपको पैसे कैसे दे दें, आपको हम लोग मतलब जो आप टैक्स है वो कैसे दे दें। तो इसके लिए गांधी जी ने किया था। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक ये भी है, देखो इंडिया के अंदर भी ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट हुआ था और इंडिया के लोगों ने भी या गांधी जी ने भी मूवमेंट वगैरह करना शुरू किया था, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि मैनी कंट्री फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू वन लोन दे गॉट फ्रॉम द यूएस। अच्छा, सेकंड चीज क्या थी, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारी कंट्री जो थी वो अमेरिका के रहमो करम पे चल रही थी, अमेरिका के दिए हुए लोन पे चल रही थी। बट जैसे ही हमारा अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, अमेरिका के लोग डरते हैं और वो बोलते हैं भैया पैसे दे दो, वापस दे दो, लोन जो दिया था वो भी वापस दे दो, ठीक है। तो इसी की वजह से उन्होंने सारे के सारे लोन जो थे वो जो दे रखे थे, पहली बार तो स्टॉप कर दिया, आगे लोन दिया नहीं किसी कंट्री को, और जो थे वो भी निकालना शुरू कर दिया। इसकी वजह से यूरोप में जिन जिन कंट्रियों ने जो जो दूसरी कंट्रियां थी जिन्होंने अमेरिका से लोन ले रखा था और अपना काम चला रहे थे, वहां पर बड़े बड़े बैंक क्रैश हो गए थे, ठीक है। बड़े बड़े बैंक जो है वहां पर बैंक करप्सी आ गई थी, क्योंकि बैंक में पैसे, बैंक है ना अमेरिका के पैसों पे चल रहा था, अब अमेरिका ने पैसे निकाल लिए तो बैंक गया। बैंक कैसे करेगा, मतलब समझ रहे हो, बैंक ऑपरेट कैसे करेगा बिना पैसों के? तो इसलिए बहुत सारे जो बैंक वगैरह हैं वो कोलैप्स हो गए, बैंक करप्सी की तरफ चले गए, और स्टर्लिंग जो वहाँ की करेंसी थी वो भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। डिक्रीज का मतलब डीवैल्यूएट हो गई, करेंसी गिर गई। गिरने का मतलब समझते हो ना,
समझा देता हूँ फिर भी, ठीक है। देखो, गिरने का मतलब क्या होता है, अभी जैसे इंडिया का 75 रुपीज $1 है। अगर 100 रुपए का $1 हो जाए तो हमारा फायदा होगा, नुकसान होगा? नुकसान होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं समझाता हूँ कैसे। पहले आप अमेरिका से कोई चीज खरीदते थे, है ना, 1 रुपए की, मतलब मान लो कोई चीज खरीदते थे जिसका प्राइस था 75 रुपए, ठीक है। 75 रुपए था, मतलब $1 था। तो पहले आपको कितने रुपए पे करने पड़ते? मान लो अमेरिका में कोई चीज है जो $1 की मिल रही थी, तो पहले आपको 75 रुपए देने पड़ रहे थे, बट अब आपको 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो नुकसान हो गया ना, तो इसी को कहते हैं गिरना, डीवैल्यूएट होना करेंसी का। क्लियर हो गया? चलो जी, चलो ये बात लिखी हुई है। और इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरी कंट्री पे, अमेरिका पे भी तो फर्क पड़ रहा था। अमेरिका की तो पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। तो यही बात लिखी हुई है कि इस टाइम में पहली बात तो बहुत सारे लोगों को भी नुकसान होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी लोन ले रखा था। पता ना आपको, हमारे वर्कर ने भी बहुत सारा लोन ले रखा था। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर खरीद के घर पे रखे हुए थे ना, तो उन्होंने लोन ले रखा था। अब बहुत सारे ऐसे थे जो लोन नहीं दे पा रहे थे, उनको अपना घर तक गंवाना पड़ा, है ना, घर तक छोड़ना पड़ा था। और कार वगैरह, ये सारी की सारी चीजें उनको गिव अप करनी पड़ी थी, मजबूर हो गए थे गिव अप करने के लिए, क्योंकि पैसे थे नहीं, कैसे देते वो, है ना, ये सारी की सारी चीजें। और अल्टीमेटली दी यूएस बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हो गया था। यूएस का जो बैंक का सिस्टम था वो भी कोलैप्स हो गया था। ओके, दी नंबर आर फिनोमिनल। बाय 1930s 4,000 बैंक हैड क्लोज, 4,000 बैंक जो थे बंद हो गए। बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है। और 1929 से लेकर 1932 में, 1929 में तो स्टॉक मार्केट क्रैश करी थी ना, 1,10,000 कंपनी कोलैप्स हो गई थी। 1,10,000 कंपनियां, वर्कर नहीं, 1,10,000 कंपनी। अब आप देख लो, एक कंपनी के अंदर भी अगर 50 बंदे काम करते हो, वर्कर काम करते हो, तो अब काउंट कर लो कितने बंदे जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड दी ग्रेट डिप्रेशन। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था ग्रेट डिप्रेशन से। आपको पता है कि हमारे एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो डिक्रीज हो गए थे, है ना, 50% तक डिक्रीज हो गए थे। और इसकी वजह से हमारे फार्मर जो थे वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, और वो ये बोल रहे थे कि रिड्यूस कर दो लैंड रेवेन्यू, है ना। तो उसके बाद गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट वगैरह चलाए उसके फार्मर के सपोर्ट में हमारे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो गांधी जी ने चलाया था 1931 में, है ना। लेटर लिखकर बोला था डिमांड पूरी कर दो, नहीं करा, सॉल्ट लो तोड़ा गांधी जी ने। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। ये पढ़ाई था सेकंड चैप्टर में, तो वैसे भी याद होगा आपको। चलो जी, यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट, ये थर्ड पार्ट खत्म। अब ये जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पार्ट में मैं आपको पूरा चैप्टर खत्म करवा दूंगा, डोंट वरी, ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। और देखो, मैं आपकी सपोर्ट की वजह से हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेन पॉइंट स्टडी पर मैं फ्री में सब कुछ इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि आप सपोर्ट करते हो ना बहुत ज्यादा, तो इससे मोटिवेशन मिलती है। तो आप जरूर लाइक करे करो, इससे मोटिवेशन मिलती है यार। कमेंट करे करो, अगर कोई चीज अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बाकी बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ कि मान लो अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और मैं आंसर नहीं कर पाता, तो आप आंसर करो, क्योंकि देखो बहुत सारे कमेंट होते हैं, है ना। अभी मैं फोन साथ में लेकर बैठा था, तो मेरे को इसको अभी फ्लाइट मोड पे लगाना पड़ा। आपको पता, देखा होगा शायद मैं जब लगा रहा था, तो मेरे को वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत कॉल आते हैं, बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, तो सबको आंसर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना। तो आप भी एक दूसरे की हेल्प करे करो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि एक दूसरे की हेल्प करना थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि वहां पर भी मैं क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा आपसे। ओके, नोट्स के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो। बाकी आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में। एंड इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, बट पहले चलो चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।